सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उप समिति संख्या 6 जो मताधिकार कमेटी थी, मताधिकार कमेटी की तीसरी बैठक 30 दिसंबर 1930 को होती है और इस महत्वपूर्ण बैठक में बहुत ही सार्थक डिस्कशन होता है, चर्चा होती है इस बात को लेकर कि क्या मताधिकार को लेकर यानी कि वोट देने का राइट में एक मानक शैक्षिक अर्हता को रखा जा सकता है। शैक्षिक अर्हता को यानी कि एजुकेशनल एलिजिबिलिटी रखी जानी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। शैक्षिक अर्हता रखने के मुद्दे को लेकर यहाँ पर मताधिकार कमेटी के अध्यक्ष और उनके जो सदस्यगण हैं उनके बीच एक बहस होती है, चर्चा होती है और उस चर्चा का क्या परिणाम होता है आज के अम्बेडकर संदेश में आप देखेंगे। सम्मानित साथियों, जो तीसरी बैठक होती है 30 दिसंबर 1930 को मताधिकार कमेटी की, उसकी संपूर्ण कार्यवाही लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आज के अम्बेडकर संदेश में। बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से पेज नंबर 76 से लेकर 78 तक अब हम आपके समक्ष BBAIC अर्थात बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से अम्बेडकर संदेश आपकी सेवा में। श्री जाधव कहते हैं कि क्या किसी विधान परिषद के पास यह शक्ति होगी कि वह 10 वर्ष के बाद अपना निर्णय बदल दे और मताधिकार को सीमित कर दे? संभव है उनमें से कुछ ऐसा ही करना चाहेंगे। तब अध्यक्ष कहते हैं उनकी शक्तियां बढ़ाने के लिए होंगी, घटाने के लिए नहीं। यानी कि जो 10 वर्ष का यहां पर निर्णय दिया जा रहा है वो 10 वर्ष से 20 वर्ष कर सकते हैं, 15 वर्ष कर सकते हैं, 30 वर्ष कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसी समय सीमा को, घटा नहीं सकते हैं। ये बात अध्यक्ष जी ने क्लियर की। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं मैं इस विषय पर 2 शब्द कहना चाहता हूं जिसका अब तक अपनाए गए रूप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो भी विकल्प अब तक सुझाए गए उनकी तुलना में एक सुझाव श्री जोशी ने दिया है कि ऐसा कानून बना दिया जाए जिसमें अपने आप विस्तार की व्यवस्था हो, और दूसरा जो मुख्य प्रस्ताव है वह यह है कि यह मामला विधान मंडलों की स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाए। बादशाह कहते हैं कि साइमन कमीशन ने जो सिफारिशें की हैं वे मुझे कहीं ज्यादा बेहतर लगती हैं। यानी कि बादशाह यहां साइमन कमीशन की रिपोर्ट से, उनकी सिफारिशों से सहमत है। तब बाबा साहब आगे कहते हैं कि वे मुझे कहीं बेहतर लगती हैं और मेरे दृष्टिकोण से उन्हें अधिक तत्परता के साथ स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। मेरा कहना है कि इससे भी कहीं बेहतर होगा कि एक ऐसे प्राधिकरण की स्थापना की जाए जो एक निश्चित अवधि के बाद इस बात की जांच पड़ताल करे कि इस अवधि तक मताधिकार के प्रयोग का क्या परिणाम हुआ। वही संस्था ये भी जान पाएगी कि विभिन्न प्रांतों में किस प्रकार की असंगति हुई है। वही संस्था ये भी देखेगी कि 10 वर्ष के अंत में वह कौन सा तंत्र बच पाया है जो मताधिकार के बदल दिए जाने पर चुनाव कराने का दायित्व संभाल सकता है। और वही संस्था जो स्वयं निष्पक्ष होगी उस विशाल जनता के अधिकारों को अधिक तत्परता के साथ दिला सकेगी, और वह ऐसा उन लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक न्यायपूर्ण और उचित ढंग से कर पाएगी जिनमें वर्ग चेतना प्रबल है और जिन्हें उस समिति में मताधिकार के फलस्वरूप नियुक्त कर दिया गया है, जिसे हम आज ला रहे हैं। इन्हीं कारणों से मुझे लगता है कि साइमन कमीशन के प्रस्ताव उपयुक्त विकल्पों से कहीं बेहतर हैं। माननीय कावस जी जहांगीर कहते हैं कि उस प्राधिकरण की स्थापना कौन करेगा? तब बाबा साहब कहते हैं कि जिस प्रकार संसद ने अधिनियम में ये सुझाव दिया था कि एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए, उसी प्रकार ये सुझाव दिया जा सकता है कि एक समिति गठित की जाए। माननीय कावस जी जहांगीर कहते हैं केंद्रीय सरकार द्वारा। तब बाबा साहब कहते हैं जी हाँ। अध्यक्ष कहते हैं मैं समझता हूं कि अब इस विषय पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुझे काफी जानकारी प्राप्त हो गई है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है। मेरा मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ इसी समय यह सिफारिश कर दें कि कोई भी विशेषज्ञ मताधिकार समिति या कोई अन्य समिति 15 वर्ष के बाद गठित की जाए, लेकिन इस संभावना के मद्देनजर एक प्रांत अपने मताधिकार का दूसरे की अपेक्षा अधिक उदारता के साथ विस्तार कर ले
जिससे कि सारा मामला अस्त व्यस्त हो जाए। क्या हम किसी ऐसी संस्था के गठन की संभावना पर विचार कर सकते हैं जो उस मामले को संभाल सके और प्रयत्न करके उसमें समायोजन कर सके, या हम सब कुछ प्रांतों पर छोड़ दें, या हम डॉक्टर अंबेडकर द्वारा सुझाए गए समिति के विचार का अनुसरण करें? हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह समिति बन चुकी है या वह कब बनेगी, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि यदि वह बन गई तो चलेगी भी। श्री वश कहते हैं, किसी भी समय जब केंद्र सरकार समिति नियुक्त करने की इच्छुक होगी। अध्यक्ष कहते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि वह कैसे नियुक्त होगी, लेकिन इस प्रकार की संस्था की नियुक्ति की संभावना के बारे में आपका क्या कहना है? दीवान बहादुर रामचंद्र राव कहते हैं, मेरा विचार है कि भारत सरकार को ऐसी संस्था स्थापित करनी चाहिए, संसद को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? दीवान बहादुर रामचंद्र राव कहते हैं कि हम इन सभी मामलों में बहुत अधिक स्वतंत्रता दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इन पर से संसद का नियंत्रण समाप्त कर दिया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि प्रस्ताव क्या है। यदि आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ वर्षों के बाद भारत सरकार इस प्रकार की समिति नियुक्त करने में समर्थ होगी जो समस्त प्रांतों में इस समस्या पर विचार कर सकेगी, तब तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि यह ऐसा प्रश्न हो कि जिस पर संसद को हर 10 वर्ष बाद विचार करना होगा, तो मैं इस पर आपत्ति करता हूं। मुझे समिति की नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है जिसकी नियुक्ति से मताधिकार का विस्तार होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि समस्त शक्ति भारत सरकार में निहित हो और जब कभी आवश्यक हो इसका प्रयोग उसी के विवेक के अनुसार किया जाए, कुछ निश्चित अवधि में या कुछ वर्षों के बाद। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, इस बात का इस उपसमिति के कामों से क्या संबंध है, चाहे यह समिति संसद द्वारा नियुक्त की जाए या भारत सरकार द्वारा। दीवान बहादुर रामचंद्र राव का कहना है कि हम प्राधिकार संसद से भारत को सौंप रहे हैं। हम प्राधिकार संसद से भारत को सौंप रहे हैं क्योंकि 1919 में जब ये प्रश्न संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो मैंने और मेरे साथ कई दूसरों ने दावा किया कि इस प्रकार के प्रश्न तो भारत के प्राधिकारियों को सौंप दिए जाने चाहिए, और चूंकि इस पर कार्रवाई नहीं हुई है इसलिए आज हमारे सामने मताधिकार से संबंधित अनेक शिकायतें हैं जिनकी अब छानबीन हो रही है, और उनकी छानबीन इसलिए नहीं की जा सकी कि इसके लिए संसद की अनुमति लेना आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि उस दिशा में जो कदम उठाया जाए वह यह है कि समस्त शक्ति भारत सरकार को सौंप दी जाए, जिसका प्रयोग वह अपने विवेक अनुसार मताधिकार की समस्त प्रश्न पर कार्रवाई करने के लिए कुछ वर्षों तक करती रहेगी। यही वह मुद्दा है जिस पर बल देने की मेरी अब इच्छा नहीं है। बाबा साहब कहते हैं, यही वह मुद्दा है जिस पर बल देने की मेरी अब इच्छा है। तब बाबा साहब सुझाव देते हुए कहते हैं कि अब ये मुझे और मेरे मित्रों को तो कम से कम स्पष्ट हो गया है कि हमें कुछ प्रस्तावों पर अपनी विमत टिप्पणी देनी होगी जो उप समिति के सामने रखी जाएगी। क्या हमें इसकी अनुमति होगी कि हम उन विभिन्न मुद्दों पर आपको विमत टिप्पणी प्रस्तुत कर सकें जिससे आप कृपा करके रिपोर्ट के साथ संलग्न कर दें और आप हमें कोई और पद्धति अपनाने की अनुमति प्रदान करेंगे? अध्यक्ष कहते हैं, मेरा विचार है कि अभी तक तो किसी उप समिति ने अल्पसंख्यक रिपोर्ट संलग्न नहीं की है। मैं समझता हूं कि उप समिति की रिपोर्ट ही एकमात्र रिपोर्ट है, लेकिन उसी के मुख्य पृष्ठ पर यह निर्देश किया गया है कि कुछ सदस्यों ने यदि जरूरी हो तो उनके नामों का उल्लेख कर दिया जाए। असहमति व्यक्त की है, यानी कि असहमति व्यक्त करने वाले सदस्यों के नाम लिख दिए जाए, उल्लेख कर दिया जाए, ये बात यहाँ पर कहा गया है। डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब कहते हैं कि मैं आपकी अनुमति से एक नुकसान की ओर संकेत करना चाहूंगा। मुझे उस प्रक्रिया में दिख पड़ा है, यदि हमें अपनी विमत टिप्पणी देने की अनुमति नहीं मिलती तो इसका ये मतलब होगा कि आप हमें अपने सुझावों को ठोस रूप में प्रस्तुत करने का अवसर नहीं देना चाहते, जो यदि हमें अनुमति मिल जाए तो हम करना चाहते हैं। हमें तो ये कहने की नकारात्मक स्वतंत्रता मिली हुई है कि हम असहमत हैं और बस। अध्यक्ष कहते हैं, मैं निश्चय पूर्वक ये नहीं कह सकता कि आपकी मांग पूरी हो सकती है या नहीं। मैं समझता हूं कि आपने अपनी आपत्ति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। आप दरअसल वयस्क मताधिकार चाहते हैं और मेरा ख्याल है कि उसमें एक वाक्य इस बात का निर्देश करता है कि हमारी उप समिति के कुछ सदस्यों ने, जिनके नाम भी दे दिए गए हैं, इस पर इसलिए आपत्ति की है कि उनके विचार में वयस्क मताधिकार की प्रणाली ही एकमात्र संतोषजनक प्रणाली है। इसी से बात स्पष्ट हो जाती है।
डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि हम जो कुछ करना चाहते हैं वो रिपोर्ट पर निर्भर है। अध्यक्ष कहते हैं जब कठिनाई सामने आएगी तब देखा जाएगा और तभी देखेंगे कि आपकी बात मानी जा सकती है या नहीं। मेरे विचार से मानी जा सकती है। यानी कि अध्यक्ष महोदय ने लगभग संकेत कर दिया बाबा साहब को कि आपकी बात को माना जा सकता है। आखिर वो कौन सी बात है बाबा साहब की जो मानी जा सकती है यहाँ पर, जिस पर अध्यक्ष जी ने बाबा साहब के पूछने के उपरांत बहुत स्पष्ट कहा कि मुझे मालूम है कि आप क्या चाहते हैं। बहुत स्पष्ट उस शब्द का इस्तेमाल किया। आज के अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर बाबा साहब चाहते क्या थे। मताधिकार कमेटी में बाबा साहब जितना भी पक्ष तर्क वितर्क कर रहे थे, लगातार कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, विभिन्न प्रश्नों पर अध्यक्ष जी को अवगत करा रहे थे, मताधिकार कमेटी के अध्यक्ष को। तो ऐसे में बाबा साहब चाहते क्या थे। अंततः निष्कर्ष के तौर पर 2 शब्दों में वो आंसर है जो आप दे सकते हैं। तीसरी बैठक की यही महत्वपूर्ण बात थी। तीसरी बैठक जो 1930 यानी कि 30 दिसंबर 1930 को होती है, उसमें बाबा साहब अपनी बात को आखिरकार मनवा लेते हैं अध्यक्ष जी से। स्वयं अध्यक्ष के मुख से बाबा साहब एक कहलवा लेते हैं कि हाँ ठीक है, आपकी बात को माना जाएगा। तो इस तरह से आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहाँ समाप्त करेंगे। अगला अम्बेडकर संदेश चौथी बैठक 1 जनवरी 1931 को होती है, जो लेकर हम जल्द उपस्थित होते हैं आज के इस अम्बेडकर संदेश को, जो कि महत्वपूर्ण अम्बेडकर संदेश है, गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है। ऐसे में इस अम्बेडकर संदेश को आप जरूर शेयर करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। इसी के साथ दीजिए इजाजत आपसे। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।